बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया इमरान खान साहब को। और अब तक की सबसे बड़ी ख़बर ये है, चूँकि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से जगह जगह एहतजाज हो रहे थे और हर तरफ हालात ख़राब थे, लेकिन अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने आज समाअत की इस केस की, जब उनके पास साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई, उस पर उन्होंने समाअत की। समाअत के बाद उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए और कहा कि हम आज ही हुक्म जारी करेंगे। और फिर उन्होंने समाअत करते हुए ये कहा कि जो गिरफ़्तारी हुई है अहाता अदालत से, वो किसी भी तरह से कानूनी नहीं है। और इमरान खान को तलब किया उन्होंने 4:30 बजे, और आईजी को कहा, आईजी इस्लामाबाद को, कि इमरान खान को लेकर 4:30 बजे अदालत में पेश हों। 4:30 तो पेश ना हुए, कुछ ताख़ीर हो गई। ज़ाहिर है सिक्योरिटी के मामलात भी करने होंगे उन्होंने सारे प्लान, और उसके मुताबिक कोई 5:30 पौने 6 के करीब जो है अदालत में इमरान खान साहब पहुँचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके बाद इस केस पर समाअत हुई। उससे पहले के जो रिमार्क्स थे, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अदालत से गिरफ़्तारी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अदालत की प्रेमिसेस में से कैसे गिरफ़्तारी कर ली गई। अगर कोई सियासी शख्स अदालत, और ये भी उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई भी सियासी शख्स हो या सियासी कारकुन हो, वो अदालत नहीं आएगा। सिर्फ वो लोग जो उस दरख्वास्त के मौके पर मौजूद थे वही रहेंगे अदालत के अंदर, उसके अलावा और कोई शख्स नहीं आएगा। सिर्फ इमरान खान और आईजी इस्लामाबाद और अटॉर्नी जनरल और बाकी कुछ चंद और लोग होंगे जो मज़ीद अदालत को ज्वाइन करेंगे, बाकी एज़ इट इज़ रहेगा। उसमें जो प्रोसीडिंग हुई, इमरान खान को रिहा कर दिया, और उसमें मौजूद थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। इस दौरान क्या हुआ कि जब अदालत ने बुलाया था इमरान खान साहब को, तो हमारी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और फ़ौरन से आकर पूरे पाकिस्तान के साथ खिताब फरमाया, और उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदालत के बारे में जो बातें की, उन्होंने इंतहाई धमकी आमेज़ बातें की अदालत के बारे में। और उन्होंने ये कहा कि अगर कल को अगर जजेज़ के घरों में तोड़ फोड़ की जाए और आग लगाई जाएगी तो क्या होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं, यानी अगर आप इमरान खान की फ़ेवर में फ़ैसला देते हैं, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। मैं इसकी पेशगोई कर रही हूँ। और यहाँ तक भी कहा उन्होंने कि घरों को आग लगाई जाएगी, घर जलाए जाएंगे। ये जजेस हजरात के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस हजरात के बारे में मरियम औरंगज़ेब की ये स्टेटमेंट देना इंतहाई अफसोसनाक बात है। जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने न जाने क्यों ये सब बातें की, जबकि ये बातें करनी बनती नहीं थी। इसके जवाब में इमरान खान के केस के बाद चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे पैगाम मिल चुका है, और जिसने पैगाम दिया है उसने ये कहा है कि आपके घरों को जलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे पैगाम आया है कि आप हमारे घर जलाए जाएंगे। क्यों जलाए जाएंगे हमारे घर? क्या हम इंसाफ पर मबनी फ़ैसले कर रहे हैं और इंसाफ कर रहे हैं इसलिए हमारे घर जलाए जाएंगे? और फिर साथ ही इसका न जाने चीफ़ जस्टिस साहब कुछ एक्शन लेंगे या नहीं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने नोटिस लिया इसका, और ये कहा कि सियासी लोग जो बातें कर रहे हैं ये बड़ी तकलीफ़ दे बातें हैं, इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए है। अभी तक जो कुछ हुआ, इससे पहले मरीम सफदर साहिबा जो फरमाती रहीं, जो कुछ हमारी हुकूमती वज़रा और हुकूमती लीडर्स जो कुछ कहते रहे, मेरा ख्याल है अदालत बर्दाश्त करती रही तमाम बातों को। और ये बार बार चीफ़ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को। चूँकि मुल्क के अंदर एक अनार्की की सिचुएशन पैदा हो चुकी थी, जिस तरह से हमने देखा अवामी रिएक्शन आया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बात करें तो उन्होंने भी बाकायदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा, और उस ख़त के अंदर ये बताया कि क्या हालात हैं यहाँ पर। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जिस तरह जब हमने देखी, जब मैंने देखी और अवाम ने देखी, तो अवाम इस गिरफ़्तारी पर बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला हो गए और मुश्तइल हो गए, और अवाम के जज्बात काबू में ना रहे। और जो कुछ हुआ, तमाम हालात हमारे सामने हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर एहतजाज हुए जगह जगह पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ऑब्वियसली जब लोग अनगाइडेड होते हैं और लोगों के पास कोई लीडर नहीं होता, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर इमरान खान जब वो अरेस्ट हो गया, तो बाकी लीडरशिप की बात कौन कितनी सुनता है ये तो सब जानते हैं। सो तमाम लोग अनगाइडेड थे, और फिर बहुत से ऐसे लोग, इंतशार फैलाने वाले बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ करनी थी। फिर हमने देखा कि बहुत सी ऐसी हसास जगहों को भी निशाना बनाया गया, बहुत से ऐसे हसास इलाकों के अंदर घुसा गया, वहाँ पर आग लगाई गई। जो कुछ किया गया काबिल मज़म्मत है वो,
लेकिन जब आवाम अनगाइडेड हों, लीडरलेस हों, तो मॉब की सूरत में जब आ जाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि इसी तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। और कभी भी अनगाइडेड और लीडरलेस लोग जो हैं उनको इस तरह से कभी भी इश्तिआल अंगेज़ी के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा आम आवाम, हमारे आम लोग, इस मुल्क की आवाम जो तकलीफ़ में थी, जिन्होंने देखा इमरान खान को किस तरह से अरेस्ट किया गया आता अदालत के अंदर, और इमरान खान की इस अरेस्ट को पहले कल तो जायज़ करार दिया गया, कहा गया कानून के मुताबिक ही ये अरेस्ट हुआ है। लेकिन आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने जिस तरह से एक्शन लिया और जो बातें की, उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब को रिहा कर दिया। फ़िलहाल इमरान खान साहब की अपनी सिक्योरिटी की को मद्देनज़र रखते हुए उमर अता बंदियाल साहब ने हुक्म जारी किया है कि इमरान खान साहब उसी सिविल लाइन्स के अंदर ही वहाँ पर ही रहेंगे। अपने साथ कोई 10-12 लोग जो वो चाहते हैं वो अपने साथ रख सकते हैं, अपने पार्टी के लीडर्स, अपने द मोस्ट जिनको वो अपने साथ समझते हैं कि सबसे सेफ़ मैं रहूँगा, और उनके अपने ज़ाती लोग हैं, 10-12 लोगों को अपने साथ रख सकते हैं। कल दोबारा इसकी समाअत होगी, इसलिए इमरान खान साहब फ़िलहाल उसी गेस्ट हाउस में रिहाइश पजीर रहेंगे सिविल लाइन्स में, और इमरान खान साहब को सिक्योरिटी अदालत प्रोवाइड करेगी। अदालत ने ज़िम्मेदारी ले ली और सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी के लिए आईजी इस्लामाबाद और अटॉर्नी जनरल की ज़िम्मेदारी लगा दी कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी आप लोगों की ज़िम्मे है। साथ ही और बहुत सी बातें यहाँ पर जो कुछ हुआ, हमारे कुछ सहाफ़ी भाई भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, और जिनमें आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खानका का नाम लिया जाए तो वो उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया। और बहुत सी गिरफ़्तारियाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की थीं, उसके अलावा अब सहाफ़ियों को भी गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया है। मुल्क में क्या सिचुएशन होगी, जिस तरह से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि बहुत सी ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप जिनको अरेस्ट किया गया है और जिन कारकुनान को अरेस्ट किया गया है, उन्हें भी छोड़ने के हवाले से कुछ बातें की गई हैं। सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नूर मोहम्मद कसूरी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ तशरीफ़ फरमा हैं एहसान बटालवी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करूँगा नूर मोहम्मद कसूरी साहब से। कसूरी साहब, जिस तरह से आपने देखा, और ज़ाहिर है माशाल्लाह आप काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर तमाम हालात आपके मद्देनज़र हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने आज जो समाअत की है और जिस तरह से इमरान खान की रिहाई दी है, ज़ाहिर है इस मुल्क में ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज इस टाइम पे फ्लैगशिप मार्च कर रही है तमाम शहरों के अंदर, और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है सिक्योरिटी पाकिस्तान की हमारी पाक फ़ौज ने ही संभालनी है। आज तक उन्होंने ही संभाली हुई है, और हमारी पाक फ़ौज ही है जिसने इस मुल्क को बचाया हुआ है, और इंशाल्लाह हमेशा बचाई रखेंगे। लेकिन जिस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी सर, अब चीफ़ जस्टिस साहब का इंटरवेन करना और इमरान खान की रिहाई का फ़ैसला देना, और ये कहना कि गिरफ़्तारी गलत हुई थी, क्योंकि नैब को हमेशा हमने देखा कि तमाम लीडर्स ये कहते हैं कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जो नैब है इसको हमेशा, और अभी रिसेंट एग्जांपल में देखें तो इमरान खान को अरेस्ट किया गया एक केस के अंदर, जबकि शहबाज शरीफ साहब को, सलमान शहबाज को, हमजा शहबाज को साथ ही क्लीन चिट भी दे दी गई है कल ही की तारीख के अंदर। यहाँ इमरान खान को अरेस्ट किया है, वहाँ पर उनको क्लीन चिट दे दी है तमाम केसेस के अंदर। ये खुला तजाद नहीं है नैब के अंदर? नूर मोहम्मद कसूरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो ये रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और आवाम की बालादस्ती के लिए एक लंबी जद्दोजहद हुई है, और हम ये समझते हैं कि उस जद्दोजहद में, क्योंकि मैं बज़ात खुद 67 से शरीक हूँ, इसलिए हम ये सोचते हैं कि हमारी एक यही बड़ी कामयाबी थी कि हम लोगों ने ये जद्दोजहद की और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन मिले, जिनसे पॉलिटिकल जो है कारकुन है उनको प्रोटेक्शन मिला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेहतर हुआ, और दूसरे। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हो गई है, ख़ास तौर पे ये एक साल जो हुआ है ना जी, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि मैं ये समझता हूँ कि मार्शल लॉ के ज़माने में भी, ठीक है, जैसे अरशद शरीफ शहीद होता है, साबर शाकर है, उसको बाहर जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, उसको बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। यहाँ और भी जो लोग जो ये कह सकते हैं कि इस वक्त बेहतर अंदाज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार कर रहे हैं, उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है तरीक़ाकार इख्तियार और गलत मेथड इस्तेमाल करके उनके रास्ते में जो रुकावटें डाली जा रही हैं जी, मैं ये नया है। ये तो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में भी जहाँ कोड़े जेलें, मैं ये समझता हूँ कोई इसको कंपेयर उससे भी अगर करें, जो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जुल्म व जबर, आइन की बालादस्ती के ख़िलाफ़, रूल ऑफ लॉ कोई नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं था, ठीक है, तो ये उससे भी बढ़ गए।
इसकी असल में चट्टा साहब बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में 80 पहले जो लोग आते थे ना सियासत में, वो आते थे एक बहुत ज़्यादा जो तबके आते थे, वो पंजाबी में उसको कहते हैं टौर टप्पे के लिए को, ताकि इलाके में हमारा टौर टप्पा हो और हम लोगों के काम शाम कर। और दूसरा ये था कि कोई जो हाईली एजुकेटेड आते थे वो लोग इसलिए आते थे कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, सुपरमेसी हो, बेहतर जो बाहर से पढ़ के आते थे, कोई ऑक्सफोर्ड से, कोई हार्वर्ड से, वो बेहतरी के लिए आते थे। लेकिन 85 में जो इलेक्शन हुआ गैर जमाती जी, उसमें शहर का जो 2 नंबर धंधे करने वाला और देहात के जो रस्सागीर और जो ये कह सकते हैं कि जो चोरी चुकारी करने वाले, डकैतियाँ करने वाले, वो लोग पॉलिटिक्स में आ गए। तो उसके ज़रिए जो ये कम्बिनेशन बना 2 नंबर धंधा करने वाला, फ्राडियों का, डाकुओं का, चोरों, ठीक है, उसका आज ये सूरत हाल हो गई है कि पाकिस्तान में जब किसी को गाली देनी हो तो लोग कहते हैं कि यार वो बंदा बड़ा सियासी है, बड़ा वो फलाना बंदे ने भी ये कर। तो ये अब इसमें ये पिछले 5-6 सालों में किसी को ना मतलब है कि सज़ा और जज़ा मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से होनी चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 97 में हमला हुआ, ठीक है, अगर आप उनको सज़ा देते तो दोबारा किसी भी आदमी को जरूरत ना होती। इसी तरीके से जो ये होता है कि आर्मी चीफ को आप घर बुलाकर उससे इस्तीफा ले लेते हैं, ठीक है, उसको के रास्ते में कोई रुकावट होती तो आज ये दिन पाकिस्तान को ना देखना पड़ता। ठीक है, हमारा आर्मी चीफ श्रीलंका के ऑफिशियल टूर पर जाता है, वापसी पर उसका जहाज अगवा कर लिया जाता है, उसमें किसी को कोई सजा नहीं होती, 200 आदमियों की जिंदगी को खत्म। तो ये जब आप ये सब चीजें एक तबके को, और ख़ास तौर पे ये समझता हूँ, ठीक है, और ये जो सारी सहूलतें मिली वो उन लोगों को मिली कि जो आज किसी ना किसी तरीके से आज हुकूमत में है, चाहे 87 में ले लें, फिर अभी देखें जी, यही 2 सियासी जमातें थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, पिछले 40 साल से तो यही 2 पार्टियां जो बरसर इक़्तिदार हैं। इसी तरीके से अब ये कहते हैं कि आर्मी के खिलाफ ये कोई आर्मी के खिलाफ, जब नवाज शरीफ एक जो मुजरम है सुप्रीम कोर्ट सजा सुना चुकी है, जब वो बैठ के ओपनली हमारे आर्मी चीफ को मतलब गलत, वो एक गलत इस्तेमाल करता है, ISI चीफ के खिलाफ गलत इस्तेमाल करता है जी। और एक इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर जब वो ये कहा जाता है, मौजूदा ये वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ, हम तो दहशत गर्दों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन कुछ लोग आके एजेंसियों के, मुझे कहना चाहिए सच्ची बात कि इन्होंने उस वक्त जो ये डान लीग की शक्ल में कि ये इन्होंने अपने आका जो इनके जो बाहर लोग वो जो बैठे हुए जिनको ये खुश करने के लिए कि हम तो चाहते हैं कि यहाँ टेररिज्म कम हो, ये हो ना, कहीं भी टेररिज्म, लेकिन हमारे ऊपर ये रुकावटें, उसके बाद आप उनको बेल आउट कर देते हैं। इसी तरीके से इनके खिलाफ जो केसेस थे मुख्तलिफ अदालतों में, चाहे आशियाना हाउसिंग का था, चाहे मिसयूज ऑफ पावर के थे, चाहे करप्शन के, उनको आप बेल आउट कर देते हैं। तो बात यह है कि अब जब उनको कुछ नहीं हुआ तो यहाँ एक और तबका मजबूत हो गया कि अब हमें कोई कहने वाला कुछ नहीं, अगर कुछ कहने का वक्त आया तो ये लोग फिर हमारे पीछे खड़े होंगे। इसलिए कि जो पिछले ये 1.5-2 महीने में, 3 महीने में कि पाकिस्तान की जो हाईएस्ट जुडिशरी है जी, उसकी फैमिली के टेलीफोन टेप किए जाते हैं जी, बिल्कुल, जो वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से आज रूल ऑफ लॉ की, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, आवाम की बालादस्ती की बात करते हैं, उनको और तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी को शहीद किया जाता है, किसी को प्रेशर करके बाहर भगाया जाता है, अखबारात बंद किए जाते हैं, टेलीविज़न के उनके प्रोग्राम में कैमरा के ज़रिए उन पर पाबंदियाँ होती हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हैं उन पर ये तारीखी जिम्मेदारी है। ठीक है, देखे तारीख में जिंदा वही रहे, फतह और शिकस्त ने किसी का इज्जत और बेइज्जती को कम नहीं किया। राणा सांगा थे, महाराणा प्रताप सिंह थे, या जो लोग थे बहादुरी से लड़े, नाम तो उनके जिंदा है, आज भी बहादुर उनको ही कहते हैं।
हालांकि वक्ती तौर पे फतह थी जो, वो तो दूसरे लोगों को हो गई थी, लेकिन बहादुरों के नाम जिंदा। रूल ऑफ लॉ की जब आप बात करते हैं, जस्टिस कार्नीलियस था, के.एम. संदानी थे, और जो जस्टिस दुराब पटेल है, आज भी उनका नाम जिंदा है, इज्जत के तौर पर लिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि तारीखी तौर पर हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन पर एक जिम्मेदारी होती है कि वो जुर्रत से, ये नहीं कहते हम गैर का आईनी तौर पे, कानून आइन के मुताबिक अवाम की बालादस्ती की बात करें, ठीक है, फैसले दें जुर्ग। कोई उनको तस्लीम करता या नहीं करता, अवाम खुद उनको तस्लीम कर जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम चीफ जस्टिस के आज साथ खड़े हैं। मैं खुद, हालांकि मेरा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन मैं ये बिला खौफ व खतर ये कहता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस की तरफ रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई बात होती है, तो नूर मोहम्मद कसूरी भी मुज़ाहमती ग्रुप में उनके साथ खड़ा होगा। बहुत अच्छी बात है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा साथ है नूर मोहम्मद कसूरी साहब का, और अहम रुकन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन ये स्टेटमेंट देना और ये कहना कि अगर आइन के ख़िलाफ़ कोई भी होगा तो मैं भी उसके ख़िलाफ़ खड़ा होऊंगा, चाहिए तो ये है तमाम सियासतदानों को, तमाम लोगों को, कि वो यही स्टेटमेंट दें, लेकिन शायद इस मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता। मरीम नवाज़ साहिबा बड़ा बरहमी का इजहार कर रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब पे कि क्यों इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म दिया गया, क्यों गैर कानूनी करार दिया गया उस अरेस्ट को, जबकि सब ने देखा, तमाम आंखों ने देखा कि अदालत के अहाते से अहाता अदालत एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये समझा जाता है, और हकीकत भी यही है कि यहाँ पर कोई भी पुलिस या कोई और डिपार्टमेंट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप अदालत में होते हैं, वहाँ पर आपका अरेस्ट इस तरह से नहीं किया जा सकता। जबकि इमरान खान साहब खुद से पेश हुए थे अदालत में, वो एब्सकॉन्डर नहीं थे, वो भागे नहीं थे अदालत से। यही बात आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी की कि वो कोई भागकर, वो शख्स बॉर्डर पर नहीं चला गया था, वो कहीं भाग नहीं गया था, वो अदालत में पेश हुआ था। जब वो अदालत में पेश हुआ था तो फिर क्या ज़रूरत थी अहाता अदालत में घुसकर तमाम इमलाक को नुकसान पहुँचाकर, दरवाजे तोड़कर, खिड़कियाँ तोड़कर उस शख्स को अरेस्ट करने के, जिस तरह से किया सब ने देखा। काबिल मज़म्मत है शायद वो अरेस्ट भी, चूँकि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कह दिया है कि वो गैर कानूनी था, यानी वो जो कुछ भी हुआ वहाँ पर वो तमाम काम गैर कानूनी था। एहसान बटालवी साहब, अब जो रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, सर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तो कुछ हद ही कर दी, और जो बातें उन्होंने की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब के इस डिसीजन के आने से भी कबल, शायद उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि अब क्या डिसीजन आने वाला है, या एक काम ही गैर कानूनी करवाया था हुकूमत ने, चूँकि तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत, वफाकी हुकूमत पर डल चुकी थी इस मामले की, इसलिए शायद मेरा ख्याल है कि चीखें पहले ही निकलना शुरू हो गई थी। एहसान बटालवी साहब। बिलाल साहब, यहाँ दो चीज़ें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जी, पहली चीज़ जो मैं आपके नोटिस और आवाम के नोटिस पर लाना चाह रहा हूँ, गुज़श्ता 40 साल से दो बड़ी पार्टियाँ, जी, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही शामिल हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आर्मी के वक़ार को नुकसान पहुंचाया जाए, ठेस पहुंचाई जाए, और उनको इस हद तक डिग्रेड किया जाए कि वो इंडिया के सामने उनके जूते चाटने पे मजबूर हो जाए। और उसमें कुछ हमारे नाक बतंदेश साबिक़ फ़ौजियों ने भी अपना अपना रोल अदा किया, किरदार अदा किया। सियासतदान तो थे ही ऐसे। जी, आपके सामने मिसाल है हुसैन हक़ानी की, और एक और जो वहाँ से चला था जिसको बड़ी मुश्किल से मरियम नवाज़ की जान बची थी। जी, उसमें भी यही चीज़ थी कि आर्मी को किस तरह डिग्रेड किया जाना है। ठीक है, अब ये आपसे आवाम से दो सवाल हैं। क्या कोर कमांडर की पोजीशन या पोस्ट ऐसी है कि कोई माई का लाल उसके घर में घुस सके? किसी की ज़रूरत है जी, हाँ वो मशीन गन लेके क्यों ना जाए, वो उस घर में नहीं जा सकता। जी, ऐसे ही है। ये सोची समझी एक साजिश थी ताकि आर्मी को ख़राब किया जाए। और आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि पूरे 2 दिन इंडिया ने इस बात पे अपने तमाम टीवी चैनल पे जश्न मनाया जी कि पाकिस्तान आर्मी के साथ ये कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ, और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में, अपने कॉलम्स में ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की इज़्ज़त, मेरी इज़्ज़त, आपकी इज़्ज़त, हमारी माँ बहन की इज़्ज़त
उस वक्त तक महफूज है जब तक हमारी आर्मी स्ट्रांग है और वो पाकिस्तान की सरहदों की और अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेवार है। लेकिन ये लोग ये चाहते थे कि उसके साथ कारोबार करें, इंडिया के साथ, इनका रुपए पैसे में इजाफा हो, इनके नफ़े में इजाफा हो और ये अपनी एक बड़ी मार्केट की खातिर पाकिस्तान की सरजमीन को उनके हाथ बेच सकें। ठीक है। और आर्मी को परेशान करके घुटने टेकने पे मजबूर कर सकें। अब आपको पता है किस्सा जश्न मनाया गया इस चीज़ पे, और मैं यहाँ एक मुतालबा करना चाहता हूँ बिलाल साहब, और मैं चाहूँगा कि आपका चैनल इस पे पूरे ज़ोर से आवाज़ उठाए जी कि जो कुछ हुआ उसकी वीडियोज़ इकट्ठी करके इंटरनेशनल एजेंसीज़ को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को बुलाया जाए जी, और ये चेक कराया जाए कि इसमें कौन इन्वॉल्व था, किसने ये सारा कुछ हंगामे क्रिएट किए और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। ठीक है। उसमें ऐसे क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें आर्मी के ट्रकों से सिविल कपड़ों में लोग उतर रहे हैं। वो कौन है, कैसे उतरे, किसी को कुछ नहीं पता। सर ये क्लिप्स तो बहुत से आ रहे हैं, बहुत से स्टोरीज हैं यहाँ पर। अगर हम इस पर सोशल मीडिया की क्लिपिंग के ऊपर बैठे रहे हैं तो सर बहुत सा फेक मटेरियल वहाँ पे मौजूद होता है। इंटरनेशनल एजेंसीज का मुतालबा कर रहा हूँ जी कि इस पे किसी पे भी इल्ज़ाम है उसको करार वाकई सजा देनी चाहिए अगर किसी ने कोई ये हरकत की है, क्योंकि आर्मी की तौहीन किसी पाकिस्तानी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं, नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर पाक आर्मी की कोई शख्स भी तौहीन करे किसी भी तरह से पाक आर्मी के खिलाफ कोई बात की जाए, और उसके सिपह सालार की, क्योंकि ये हमारी आर्मी है, ये आर्मी का चीफ भी हमारा है, ज्यादा मैं लफ्ज क्या कहूँ, पूरी पाक आर्मी ही हमारी है। और हमारी माँ बहन की इज्जत उस वक्त महफूज है जब तक हमारी आर्मी अपने पाँव पे खड़ी है और पूरे जोर से दुश्मन का इस मुल्क को आर्मी ने ही बचाया हुआ है और इंशाल्लाह आर्मी ही मुहाफिज रहेगी इस मुल्क की। अब आ जाए दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मैं आपको एक स्टेटमेंट अगर बताऊं तो आज अदालत के अंदर इमरान खान साहब से जब इस्तफसार हो रहा था और चीफ जस्टिस साहब ने पूछा तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुल्क में इंतशार नहीं चाहता, किसी किस्म का नुकसान नहीं चाहता, मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इलेक्शन चाहता हूँ जो हो नहीं रहे। बिल्कुल ठीक बात। और आपको क्या लगता है अब क्या इलेक्शंस की सूरत हाल में कोई किसी किस्म की बेहतरी आएगी सबके बाद? ये लोग इस तरह के हंगामे, इस तरह की साजिशें इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन करवा के अपना दाना इमरजेंसी लगवाई जाए मुल्क के अंदर, सिचुएशन ऐसे हालात ऐसे हो जाएं कि इमरजेंसी लगानी पड़े, जिसका हमने छोटा सा ग्लिम्स देखा इन कपल ऑफ डेज। अब आ जाए मरियम औरंगजेब की धमकियों की तरफ। जी, एक अनपढ़ और जाहिल औरत की किसी बात पे कोई गुस्सा गिला करने की जरूरत नहीं सर, लेकिन वो वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। वो बाबा इन लोगों ने जिनको वज़ीर बनाया है, आप उनका IQ टेस्ट करवा लें, आप उनका दिमागी मुआयना करवा लें, अगर आपको बैलेंस बंदे नज़र आ जाए तो मैं आपका मुजरम। तो ये अगर इस तरह के बंदों को ये बना के हुकूमत को जलील करना चाहते हैं, अपने आप को ख़राब करना चाहते हैं, अपने आप को डिग्रेड करना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका भी और मुल्क का भी। इन्हें ये चाहिए अभी इस बात पे एक सेकंड के वक्फे के बगैर प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि उसको बर्खास्त करता और उसको अदालत के सपुर्द करता कि ये, अगर बड़ी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, इमरान खान पे एक केस इससे दर्ज हुआ कि उसने एक सेशन जज खातून को धमकी दी थी। जी बिल्कुल, ज़ेबा चौधरी साहब। आज ये चीफ जस्टिस को और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी दे रही है एक औरत, और धमकी दी है जी, घरों को आग लगा दी जाएगी, यहाँ तक आया कि मैं पेशगोई कर रही हूँ कि आपके घरों को आग लगा दी जाएगी। मुझे ये बताएं कितनी अफसोस का मकाम है सर, अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ, ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई, ये इसका सवाल को जवाब दे दे। इसका मतलब है आप पता करें, इंक्वायरी करें, कौन शय दे रहा है इसको, इसकी ज़ुबान पे कौन ये लफ्ज़ डाल रहा है और किस तरह के ये लफ्ज़ डाल के इसको इस तरह कह रहा है कि तुम ऐसा कह दो। आपको याद होगा पिछले कोई एक महीने में कौमी असम्बली में भी और उससे बाहर भी जो अल्फाज अदलिया के बारे में इस्तेमाल किए गए वो किसी सूरत भी अदलिया की तौहीन से कम नहीं थे। बिल्कुल।
लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया शायद अदलिया की जानिब से। आफरीन है, इसीलिए आफरीन है और शाबाश है हमारे जजों की सब्र और तहम्मुल की कि उन्होंने इंतहाई बर्दाश्त के साथ ये तमाम अल्फाज बर्दाश्त किए। सर ये सब्र तहम्मुल क्या नुकसान तो नहीं दे रहा? जिस तरह से आज हमने देखा कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए इन अल्फाज के बाद इस पे एक्शन ना लिया गया तो ये यकीनन अदलिया के लिए एक इंतहाई नुकसानदेह बात होगी। पहले भी तस्वीरें दिखाकर बाकायदा यानी जलसों के अंदर तस्वीरें दिखाकर सिटिंग जजेस के ऊपर तनकीद जारी रही मरियम नवाज साहिबा की जानिब से और तमाम हमने देखा चीज़ें सामने होती रही, शायद किसी किस्म का रिएक्शन नहीं आया, इसलिए ये हो रहा है। उन्होंने देख लिया कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा और हमारी तमाम गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स के बावजूद किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना हम पे कोई पर्चा हुआ, ना तौहीन अदालत का केस हुआ, ना हमें तलब किया गया। ठीक है, उनकी ज़ुबान खुलती गई और आज ये नतीजा एक जाहिल औरत, एक अनपढ़ औरत, अगरचे अल्लाह ने उसे ये मौका दे दिया कि एक बड़े मुल्क की वज़ीर इत्तलात भी बन गई जी, लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो किसी सूरत भी एक वजीर की, खास तौर पे वजीर इत्तलात, जी बिल्कुल, हुकूमत का सबसे बड़ा तर्जमान होता है वजीर आज के दौर में। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है सर। दैट्स इट। तो मैं यहाँ मुतालबा करूँगा कि अगर इस मुल्क की अदलिया की इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, जो मेरी और आपकी इज़्ज़त भी है, इंसाफ की इज़्ज़त भी है, तो इस तरह की बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और हमने देखा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी ख़त लिखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को और उस ख़त में ये कहा कि जिस तरह से जो फुटेजेस चली और जो वीडियोज़ मैंने देखी हैं, जिस तरह से इमरान खान को अरेस्ट किया गया, वो इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और जो कुछ उनके साथ हुआ इस पर हैरान रह गया मैं और पाकिस्तान की आवाम भी। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कानून नाफिज करने वाले इदारे को में लोग ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उसके अहाते के अंदर से आकर जिस तरह से इमरान खान साहब को अरेस्ट करके गए और काफ़ी सारी बातें और भी की सदर मुमलिकत ने, लेकिन शदीद उन्होंने जो है वो एहतजाज किया अपने इस खत के अंदर और बड़ी मजम्मत का इजहार किया कि जो कुछ यहाँ पर हुआ है ये ठीक नहीं हुआ। ये भी कहा कि समाज में तकसीम बढ़ रही है इस वजह से। और इमरान खान जी, छोटी सी बात और जी, जब जिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जो बंदा कोर्ट में आता है तो वो अपने आप को पेश कर रहा है। एग्जैक्टली ये सर, अगर अदालतों में लोग जाते ही इसलिए हैं कि वो अदालतों का सामना करते हैं और इंसाफ के ख्वाह होते हैं, वहाँ पे जाने का मकसद ही है अपने आप को सरेंडर करना, कोर्ट में जाना, अपने आप को सरेंडर करके कहता है कि मैं अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ता हूँ। जी बिल्कुल ऐसी है। और उसको वहां से गिरफ्तार करना और जिस तौहीन में इस तरीके से गिरफ्तार किया गया जी, आपको पता है पीछे से कॉलर से पकड़ा हुआ हमने देखा टीवी पे। सर उससे पहले जो नहीं देखा, जो उनके वकला बता रहे थे कि बाकायदा उन्हें व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, तशद्दुद किया गया उनके ऊपर और उन्हें मार के व्हील चेयर से गिराकर घसीट कर ले जाया गया वहां से। कोई केमिकल स्प्रे किया गया उनके वकीलों पे भी, और जाहिर है वो उनसे दूर तो नहीं थे जी, उन पे भी असर हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, थी और होंगी। ये किसी के लिए भी एक इंतहाई तौहीन अमेज़ बात थी और इन लोगों ने जिन्होंने ये फेल करवाया है जी, उन्हें अल्लाह का भी खौफ करना चाहिए, उन्हें अपने अंजाम से भी डरना चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये काम उनके साथ भी हो सकता है कल को। जो कुछ करवाया है जाहिर है ये काम उनके साथ भी हो सकता है, लेकिन हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि ऐसा वाक़या कभी दोबारा ना हो। हमारी अदालतें इंसाफ के लिए ही जो है वो हैं, वो जगह तमाम और पूरी दुनिया में अदालतें होती ही इसलिए हैं कि वहाँ पर इंसाफ मिलता है लोगों को। अगर वहाँ पर ये सब कुछ होना शुरू हो जाए, ये एक रिवायत बन जाए, एक रिवाज बन जाए, जिस तरह से आज चीफ जस्टिस साहब ने रोका इस मामले को और इंटरवीन किया और बाकायदा इसको गैर कानूनी करार दे दिया, ये इट इज़ गोइंग टू सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इन द फ्यूचर कभी ऐसा नहीं होगा, शायद इससे पहले भी कभी ऐसा ना हुआ हो कि अहाता अदालत के अंदर तशद्दुद करके और दरवाजे खिड़कियां तोड़कर किसी शख्स को वहां से जो है वो इस तरह से अरेस्ट किया गया हो। नूर मोहम्मद कसूरी साहब, सहाफ़ियों को भी अरेस्ट किया जा रहा है और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे ये चंद कुछ दिनों के अंदर, लेकिन आज कुछ बेहतरी महसूस हो रही है। जिस तरह से आज इमरान खान साहब को अब रिहा कर दिया अदालत ने और हम यही कहेंगे कि उनके हक़ में फ़ैसला दिया है। और जो नैब की, जिस तरह से नैब ने अरेस्ट किया हुआ था उन्हें, नैब ज़दा का लफ्ज़ हम हमेशा सुनते आए हैं। सियासतदान बातें ये करते हैं कि जी हम नैब ज़दा हैं, ये वही सियासतदान हैं जो सब ये कहते थे कि नैब को बंद कर देना चाहिए है। अब फिर हमने देखा रिसेंट एग्जाम्पल में कि इमरान खान साहब को नैब के एक केस के अंदर
और एक केस वो जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी का केस था, जिसमें मैं दोबारा से कहूँ कि एक शख्स जिसका नाम है मलिक रियाज, बेरिया टाउन का मालिक है, उसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसका 190 मिलियन पाउंड जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे, NCA नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने उसका एक फ़ैसला किया और वो पैसे वापस पाकिस्तान भेजे। उसे किसी ने नहीं पूछा, इमरान खान को अरेस्ट कर लिया। क्या हो रहा है इस मुल्क में सर? देखिए, बात यह कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो इस सियासत में ये सेकंड हैंड यूज मटेरियल, कमर्शियल मटेरियल आ गया था जी, इनसे ये तवक्को रखना रूल ऑफ लॉ की, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की या अवाम की बालादस्ती की, ये ऐसे ही है जैसे तोइफों से शर्म हया की। मैं अभी जैसे कहा था कि ये जो है ना, सिर्फ अखबारात के जो लोग हैं उनके साथ ही नहीं, चीफ जस्टिस के एक अजीज़ हैं, उनका नाम है मलिक अमजद अली नून जी। इत्तेफाक से मैं उनके साथ 25-30 सालों में 2-3 मरतबा उनके साथ मुझे काम करने का, जब मैं एडवाइज़र था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन का, हुकूमत पाकिस्तान का पहली में, वो हमारे हाई कमिश्नर थे केनिया में। उसके बाद वो स्टेट सीमेंट के चेयरमैन बने। तीसरी मरतबा वो जब हुकूमत पीपल्स पार्टी की आती है तो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के चेयरमैन बनते हैं। वो मैं कहा जा सकता है कि बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन, इंतहाई ईमानदार और आला ज़रफ़ इंसान एक, और जो कहा जा सकता है कि लातादाद क्वालिटियों का मालिक, बड़ा रवादारी, प्यार मोहब्बत करने वाला। उसने देखे पाकिस्तान का एक बहुत, मैं ये शायद ना बात करता, ये एक अजीब सी बात लगती है जी। लेकिन जिस केस में उसको मतलब गए उसको इन्वॉल्व किया गया कि जी उसने एक बंदे को करप्शन, यहाँ एक इदारा है LWMC, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वहाँ सारा जो एग्रीमेंट हुआ था उस कंपनी के साथ कि पाकिस्तान वो जो वेस्ट जो है उसको उठाने का हम पैसा $10 पर टन के हिसाब से दे रहे थे, ठीक है, और उसमें $500 मिलियन हमने एक्सेस पेमेंट उसको कर दी, ठीक है। ये जब चेयरमैन बनते हैं तो इन्होंने आके पहले तो पाकिस्तान का उस एग्रीमेंट से पीछा छुड़वाया। इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में हमारे पास 35,000 मुलाजमीन हैं जो मुख्तलिफ इदारों को, ये क्या कर रहे हैं जी, अगर हमने ये वेस्ट है ये भी किसी बाहर इंटरनेशनल कंपनी से करवाना है तो ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने जनाब वो डॉलर में पेमेंटें रोकी, उस एग्रीमेंट को कैंसिल किया, ठीक है, और उन्होंने पाकिस्तानी कंपनियों, जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइम आया वो रिजाइन कर गया, ठीक है। उसने कहा कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये देना होता है चाहे कितना भी लीगल कर लिया जाए, लेकिन फिर कोई ना कोई नाम आएगा, इसलिए वो अलहदा हो जाता है। अब इल्जाम क्या लग रहा है कि इन्होंने एक बंदे को भर्ती कर लिया, ठीक है, कि जो आदमी सर नीलम जेलम जैसा प्रोजेक्ट जो $1 बिलियन का प्रोजेक्ट था, उसमें वो कोई अपना वहाँ से मिस यूज ऑफ पावर या करप्शन नहीं करता, जहाँ इतनी मशीन, स्टेट सीमेंट के चेयरमैन के तौर पर बिलियन ऑफ रुपीस की खरीदी आ रही है, मटीरियल की, केमिकल के, सीमेंट, ये जो है क्या बोलते, और मतलब है लाइमस्टोन, काफ़ी, लेकिन उस बंदे ने एक पैसे का उस पर इल्ज़ाम नहीं लगता। इसी तरीके से और जब वो पाकिस्तान का वो डिप्लोमेट के तौर पर काम था, बिलियन और उनके पास होते, उसमें वो कोई इन्वॉल्वमेंट, मैं ये समझता हूँ कि इनको खुदा खौफी तो इनको है ही नहीं। ये सब लोग हैं भूले हुए कि इन्होंने वापस वहाँ भी कोई जवाब देना है। तो मैं जो हमारा इदारे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के, कि उन पर बड़ी जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी, जैसे सुप्रीम, हम ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, अवाम की बालादस्ती, जब तक हमारे इंस्टीट्यूशन है, इनकी 2 जिम्मेदारियां हैं कि ज़माना जंग में इनकी ये बॉर्डर पर हिफाजत की जिम्मेदारी है, ठीक है, और ज़माना अमन के ज़माने में रूल ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अवाम की बालादस्ती के लिए इदारों के पीछे मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है, बिल्कुल, कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हमारे इदारे कोई फैसला करे तो उसके पास एक ताकत हो। अब देखें 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है जी कि इलेक्शन होने चाहिए, एक क्लियर कट है कि उसमें किसी किस्म की गुंजाइश ही नहीं है कि जब असम्बली टूटेगी तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं।
उसमें किसी किस्म का कोई फुल स्टॉप कॉमे की भी जरूरत नहीं, कोई थ्योरी की जरूरत नहीं, वो होना है। असम्बली टूट जाती है, रातों रात निगरान हुकूमत बन जाती है, ठीक है, लेकिन इलेक्शन नहीं होना। इलेक्शन के लिए कहते हैं कि हमारे पास ना तो हमें सिक्योरिटी देने की जरूरत है, ना हमारे पास पैसे। आप 200-300 अरब रुपए MNAs को डेवलपमेंट फंड के लिए दे देते हैं, 20 अरब रुपए सिक्योरिटी उसके लिए नहीं दे रहे। ठीक है। दूसरी बात है, आज खुद इन्होंने तजाद हो गया है, जो मैं समझता हूँ कि अवाम के नोटिस में लाना चाहिए, कि सिर्फ आपको एक दिन के लिए जरूरत थी, वो भी मतलब क्या सिंबॉलिक को जाके वहाँ पूरी की पूरी आर्मी के बटालियन नहीं खड़ी होती पुलिस, वहाँ 1-2 सिपाही खड़े होते हैं सिंबॉलिक। आज पूरे पंजाब को और फ्रंटियर को आपने फौज के हवाले कर दिया और नोटिफिकेशन हुआ गैर मुइना मुद्दत के लिए। बिल्कुल, ये इसमें कास्ट कोई नहीं, आप कहाँ से आ जाएगी वो सिक्योरिटी फोर्सेज, अब वो कहाँ से आई है? आज आपने देखा हो गया मुख्तलिफ जगह पर पाकिस्तान के। मैं ये समझता हूँ जो बदनीयती थी इलेक्शन की वो भी साबित हो गई हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिस्ट क्लास का जो ये टाइटल है, ये अवाम और फौज के दरमियान जो एक बदगुमानी पैदा करना चाहता है, और फौज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पर्दे के या उनके अम्ब्रेले के पीछे छुप के अवाम की बालादस्ती और कानून और रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती को रोकना चाहते हैं। इसको हम फोर्सेस को उसी आईज से देखना होगा, जैसे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है 190 के तहत आपसे कोई हेल्प मांगते हैं, आपको फुली आप पाबंद हैं। जैसे कि आपने जब दुश्मन हमला कर देता है तो जब आप जंग के लिए पाबंद है मुल्क कौम के, इसी तरीके से आप इदारों की हिमायत के भी पाबंद हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और मुल्क में इलेक्शंस कराने के भी, इलेक्शन कराएं और फेयर एंड फ्री कराएं। अगर ये बात है कि अगर इन्होंने इस वक्त इलेक्शन ना कराए तो चट्टा साहब मैं नहीं समझता कि ये अक्टूबर में भी इलेक्शन कराएंगे। सर कोशिश तो यही है हुकूमत की कि अगर अभी इलेक्शंस ना होंगे तो अक्टूबर में कराना भी शायद इसी तरह से महसूस हो रहा है। और बहुत सी स्टेटमेंट्स हुकूमती नुमाइंदों की भी आई हैं, राना सनाउल्लाह साहब को देख ले, बाकियों को देख ले, उन्होंने कहा शायद हो सकता है अक्टूबर में भी इलेक्शंस ना हो। मैं समझा रहे हैं जी, सर आधे मिनट सिर्फ खत्म करो। बात यह है कि पाकिस्तान की फोर्सेस से पाकिस्तान का जो मुहिब वतन है, और हर बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर बंदा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस है उनसे मोहब्बत करता है, और उनके मुतालिक किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रखता। बिल्कुल ऐसी है। इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये जो अपॉर्चुनिस्ट क्लास उनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना चाहती है, बाकायदा एक कमीशन बनना चाहिए। ये 1 साल में जो ये वाक़यात हुए कि हमारी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से, जैसे कि ये मरियम औरंगजेब, दूसरी उनकी मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, और ख़ुद वज़ीर अपना जो है ख्वाजा आसफ, जी बिल्कुल वज़ीर दिफा है ख्वाजा, वो वज़ीर दिफा मतलब ऐसी ऐसी बातें करता है कि जो कि पाकिस्तान का कोई डिफेंस मिनिस्टर छोड़ के कोई भी नहीं कर। और फिर ख़ास तौर पे कई चीज़ें आई हैं, जैसे कि मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अजीब सी बात है कि हामिद मीर साहब ने, जो हमारे, मैं खुद हम उनसे भी ज़्यादा मेरी जद्दोजहद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, मैं ये कहता हूँ कि कई चीज़ें आप जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं वो, या मतलब आला अखबारात को कॉन्फिडेंस में लेकर और ये कहकर कि ये आपने बाहर जाके बात नहीं करनी तो आपसे करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनको ये मतून किया गया, पैमरा की आंखें नहीं खुली, पैमरा भी वैसे ही काम करता रहा, और वो सारी दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौज के मुताल्लिक़ जो एक गलत इंप्रेशन कि ये लड़ने जोगी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि लड़ने जोगा तो ये शरीफ ख़ानदान नहीं, ये जब माड़ी सी तकलीफ़ आती है तो ये किसी न किसी के पैरों में पढ़ेंगे। कोई कह रहा है मुझे कैंसर है, कोई कहेगा कि मुझे वो बीमारियां जो मैं नहीं इदारत में नहीं बता सकता, और ये किसी न किसी तरीके से फरार हो जाते हैं। और आम आदमी है जो वो बेचारा, हम ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होगा, सिक्योरिटीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी तो पाकिस्तान में खुशहाली भी आएगी, मजबूती भी आएगी, और अवाम के हकूक़ भी मिलेंगे। ऐसे ही होगा अगर अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर ऐसी सिचुएशन हो, और जिस तरह से नूर मोहम्मद कसूरी साहब बता रहे थे, इस मुल्क के अंदर
एक ही सोल्यूशन है और वो है इलेक्शंस। हमारे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए हैं, इंतखाबात ही हल है इस मुल्क की तमाम तर हालात को ठीक होने का। इस मुल्क की हम इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो इकोनॉमी हमारी तभी ठीक होगी जब यहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबलाइजेशन आएगी। पॉलिटिकली स्टेबल होगा मुल्क तो इकोनॉमिकली भी स्टेबल होगा यहाँ पर। और जो बातें यहाँ पे हों और जिस तरह से आज का वाक़या चीफ जस्टिस साहब ने जो इंटरवेन किया और समाअत की, इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी हुई थी उसके ऊपर, जिस तरह से उसको गैर कानूनी करार दिया। इस टाइम इमरान खान साहब वहीं पर हाउस अरेस्ट ही हैं फ़िलहाल, और लेकिन उस तरह से अरेस्ट नहीं है, उनको रिहा कर दिया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को सेफ़ रखने के लिए वहाँ पर ही रहेंगे। अपने साथ 10-12 लोग अपने कुछ करीबी जो हैं उनको वो ला सकते हैं वहाँ पर, और बाकी जो चाहे जिस तरह होगा। कल दोबारा से इसकी समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अल्लाह करे कि मुल्क के अंदर किसी भी तरह से जो स्टेबिलिटी हम चाह रहे हैं, इलेक्शंस वो हो। क्योंकि कहा जा रहा था फंड्स अवेलेबल नहीं है, कहा जा रहा था सिक्योरिटी के लिए हमारे पास लोग नहीं है, तो वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका, सब कुछ सामने आ चुका कि इनके पास फंड्स भी अवेलेबल थे, सिक्योरिटी के लिए लोग भी हमारे पास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान है, इसका दिफा पाक फ़ौज कर रही है, हमेशा करती रहेगी और पाक फ़ौज ही इस मुल्क को कायम रखेगी। बहुत शुक्रिया नूर मोहम्मद कसूरी साहब आपका, एहसान बटाली साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर हालात बेहतर हों और बेहतर से बेहतरीन होते जाएँ। इस मुल्क को ऐसे हुक्मरान मिलें जो इस मुल्क में आवाम के लिए और हम सब के लिए कुछ बेहतरी लेकर आएँ। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। पहले आधा मिनट भी दे दीजिए सर। अल्लाह हाफ़िज़, टाइम खत्म। आज डॉलर 307 का हो गया मिनिस्टर बन के। अब वो कहता है जी मैं क्या करूँ, ये मुल्क अल्लाह ने बनाया था, अल्लाह ही चलाएगा। ये आपकी हालत है। हालत यही है, और जो रियलिटी बता रहे हैं एहसान बटालवी साहब बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि डॉलर को अचानक से बढ़ा दिया गया और चीज़ों को एकदम रेज कर दिया गया है। पैसे सारे डॉलरों में पड़े हुए हैं, पैसे सारे उनके डॉलर्स में हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, पैसे बढ़ते जा रहे हैं उनके, जिनके डॉलर्स में अवेलेबल हैं। और इसहाक डार साहब, और मेरा ख्याल है कि शायद इस टाइम पे जो हुकूमत बैठी है इनको किसी किस्म की मुल्क की परवाह नहीं है, मुल्क की बेहतरी की परवाह नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा था। और आप सबको देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।